हेलो स्टूडेंट, आफ्टर लॉन्ग टाइम ये लॉकडाउन के बाद ये मैं आपको पहला वीडियो दे रहा हूँ। अभी मैंने आपको कुछ पीडीएफ फाइल्स दी थी, होप वो आप लोगों ने पढ़ ली होंगी। उसी पर आज का लेक्चर बेस्ड है। चूंकि हमारा जो सब्जेक्ट है क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉस्टिंग पार्ट 2, वो आप समझते हैं कि वो क्लासरूम टीचिंग के लिए बड़ा ही अच्छा है, उसके लिए हमको ड्राइंग्स फॉलो करना पड़ती है। पर इसका जो हमारा 5th चैप्टर है वो थ्योरेटिकल है, तो हम उस पर डिस्कशन कर सकते हैं, जिससे हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा। और फिंगर क्रॉस्ड की 3 तारीख से अगर हमारा लॉकडाउन खत्म हो जाता है तो हम आगे पढ़ पाएंगे। तो वो जो चैप्टर हमने डिस्कस किया था वो था वैल्यूएशन। वैल्यूएशन का मतलब है मूल्यांकन। किसी भी संपत्ति, किसी भी चीज के बारे में उसकी कीमत का आकलन करना। तो आपने नोट्स फॉलो किए होंगे, नोट्स में था कि व्हाट इज वैल्यूएशन, कि वैल्यूएशन क्या है, किसी भी संपत्ति, संरचना, भवन, भूमि इत्यादि की सही कीमत आकलित करना। या वैल्यूएशन को समझने के लिए हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि हम किसी भी चीज का आकलन करते हैं। जैसे आप टेस्ट लिखते हैं, मैं आपकी कॉपी चेक करता हूं, ये आपका वैल्यूएशन है कि वो कितने, उसकी कीमत क्या है, यानी आपने जो लिखा है वो कितने नंबरों का है। ठीक उसी तरह सिविल इंजीनियरिंग में ये जो वैल्यूएशन है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अब आप ये कहेंगे कि सर ये तो सिविल इंजीनियरिंग में हमें वैल्यूएशन का क्या करना है। चूंकि आपका सब्जेक्ट का नाम क्या है, क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉस्टिंग, तो कॉस्ट आप कब डिसाइड कर पाएंगे। किसी पुरानी चीज की कॉस्ट करने के लिए आपको उसको वैल्यूएट करना पड़ेगा, उसको मूल्यांकित करना पड़ेगा, तब जाकर आपको उस चीज की वैल्यू पता चलेगी। तो शुरू करते हैं। वैल्यूएशन की डेफिनेशन हमने देखी थी कि क्या है, कि किसी भी संरचना का वास्तविक मूल्य पता करने की विधि, यानी कि द मेथड टू फाइंड आउट द करेक्ट वैल्यू ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड वैल्यूएशन। अब बात आती है कि पर्पस क्या है वैल्यूएशन का, व्हाट इज द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन, उद्देश्य क्या है हमारे वैल्यूएशन के। तो सबसे पहले है बाइंग और सेलिंग प्रॉपर्टीज। आपको अगर कोई प्रॉपर्टी बेचना है या खरीदना है, तो जब तक उसका मूल्य पता नहीं होगा, जब तक उसकी वैल्यू पता नहीं होगी, तब तक आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि इस प्रॉपर्टी का इतना मूल्य होना चाहिए या इस प्रॉपर्टी को हम इतने में बेचेंगे। बेचने के लिए एक आपके पास आधार होना चाहिए। तो सबसे पहले उसको बेचने और खरीदने के लिए उसका मूल्य पता होना चाहिए, दैट इज वैल्यूएशन। उसके वैल्यूएशन हमको पता होना चाहिए। दूसरा पर्पस है उसका रेंट फिक्सेशन। रेंट फिक्सेशन, आप लोग सभी लोगों ने देखा होगा कि हर एक जगह का किराया अलग अलग होता है। उसका किराया अलग अलग किस कारण से होता है, उसके पीछे के कई कारण है। एक पार्ट है अभी हमारा वैल्यूएशन का जो एडजेसेंट चैप्टर में पार्ट रहेगा, वो रेंट फिक्सेशन का ही है। तो हम डिटेल में वहां डिस्कस करेंगे। यदि आपको कोई प्रॉपर्टी अगर रेंट पर देनी है तो आप किस तरह से देंगे। अब जैसे रेंट फिक्सेशन की बात हो चुकी है, तो रेंट कितना लिया जाएगा इसके हिसाब से उसका वैल्यूएशन पता होना चाहिए। आप अलग अलग जगह होटल्स में जाते हैं, 5 स्टार में उसी होटल का रेंट कुछ अलग होता है, 2 स्टार में कुछ अलग होता है। तो वो प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन उसका रेंट डिसीजन में काफी इंपॉर्टेंट रहता है। चलिए आगे चलते हैं। हम बात करते हैं टैक्सेशन की। टैक्स, अगर किसी परसेंटेज पर तो टैक्स दिया जाएगा ना, तो वो परसेंटेज क्या होगा, वो परसेंटेज होगा उसकी वैल्यू। और वैल्यू हमें कहां से मिलेगी, वैल्यूएशन से मिलेगी। सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन, यदि आप अपनी किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट उस पर लोन लेना चाहते हैं तो कैसे मिलेगा। तो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लेने के लिए अब आप चाहते हो कि आपको किसी प्रॉपर्टी पर 1 लाख रुपए मिल जाए। वो 1 लाख रुपए कब मिलेंगे, जब आपकी प्रॉपर्टी की कीमत 1 लाख रुपए से अधिक होगी, तभी तो उस पर 1 लाख रुपए का लोन मिल सकता है। तो यदि आप उस प्रॉपर्टी पर लोन लेना चाहते हैं तो उसका वैल्यूएशन कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि उसका वैल्यूएशन नहीं होगा तो उस प्रॉपर्टी पर आप लोन की कीमत डिसाइड नहीं कर सकते हो। आप चाहते हो कि एक कमरे के लिए आपको 10 लाख रुपए का लोन मिल जाए, कोई नहीं देगा। अगला पॉइंट है कंपल्सरी एक्विजिशन, जिसको कहते हैं संपूर्ण अधिग्रहण। जब कभी शासन या कोई भी पूर्ण रूप से किसी भी संपत्ति को अपने अधीन करती है, अपने अधिकृत करती है, तो वह उसके एवज में कंपनसेशन देती है, जो हमारा की नेक्स्ट पॉइंट है। तो ये दोनों पॉइंट्स को अगर हम एक साथ समझें, कि अगर हमें कंपल्सरी एक्विजिशन करना है किसी प्रॉपर्टी का,
तो भी उसका मूल्य पता होना चाहिए, और फिर जब हमें इसका कंपनसेशन देना है तो भी हमें उसका मूल्य पता होना चाहिए। अभी वर्तमान में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे शहर के आसपास से जो 4 लेन निकल रहा है उसमें कई भूमियों को अधिग्रहित किया गया है। उसके एवज में उनको कंपनसेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं मुआवजा दिया गया है। तो कंपनसेशन किस आधार पर दिया जाए? उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू के हिसाब से। अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू वर्तमान समय में जो है और वह उसको छोड़ना पड़ रही है तो उसको उसके एवज में कुछ धनराशि दी जाएगी, वो कहलाएगा कंपनसेशन या मुआवजा। तो मुआवजा का आधार मूल रूप से क्या होगा? वैल्यूएशन ही होगा, उसकी वैल्यू ही होगी। तभी तो पहले उसकी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन किया जाएगा, तब जाकर उसको कंपनसेशन दिया जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण पर्पस है वैल्यूएशन करने का। और इंश्योरेंस, ये सभी लोग इससे अवेयर हैं। सभी के यहाँ 2 पहिया 4 पहिया वाहन, 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स का आप जब इंश्योरेंस कराते हैं साल भर में, 3 साल में, जो आजकल नई प्रोसेस आ गई है, तो आप इस इंश्योरेंस के लिए आपको क्या पता होता है? जब आप नई गाड़ी लेकर आते हैं तो बिल्कुल जो कीमत है उसकी, वह कीमत पर इंश्योरेंस होता है। फिर उसके बाद हर साल गाड़ी का एक वैल्यूएशन होता है, धीरे धीरे उसकी कीमत कम होती जाती है। वो जो कम होना है वो कहलाता है डेप्रिसिएशन, जिसको हम अपने आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे या अगले सेशन में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो जिस तरह से इंश्योरेंस करने के लिए हर बार उसकी एक वैल्यू की जरूरत होगी, तो वैल्यूएशन होगा। यानी यदि आपकी कोई संपत्ति जब वो नई है तो उसकी वैल्यू कुछ और होगी, उस पर किए जाने वाला इंश्योरेंस के प्रीमियम की राशि कुछ और होगी, और जब आपकी संपत्ति पुरानी होती जाएगी तो उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। ये सभी संपत्तियों पर ये नियम लागू नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि वैल्यूएशन डिमांड और सप्लाई के रूल पर निर्भर करता है। यदि अभी कुछ समय से डिमांड बहुत अधिक हो जाए और सप्लाई कम हो जाए, आप देख रहे हैं अभी हम लोग लॉकडाउन में हैं, लॉकडाउन में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नहीं मिल रही हैं, तो या बंद हो गई है, कारखाने बंद हो गए हैं, तो आने वाले समय में उनकी आपूर्ति अगर नहीं होगी तो उनकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी। या आपने ये भी देखा होगा कि जब बहुत ज्यादा पैदावार हो जाती है तो वो चीज बड़ी सस्ती हो जाती है। तो ये जो किसी भी कीमत का बढ़ना, किसी भी कीमत का घटना, ये कहलाता है एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन। यदि कीमत बढ़ रही है वो है एप्रिसिएशन। आपने आज कोई वस्तु खरीदी 10 रुपए की थी, कल 10 दिन बाद 15 दिन बाद वो 12 रुपए की होगी, तो 2 रुपए का एप्रिसिएशन हो गया। वही चीज कुछ दिनों के बाद 8 रुपए की होगी, तो 2 रुपए का डेप्रिसिएशन हो गया। तो कीमत का बढ़ना एप्रिसिएशन और कीमत का घटना डेप्रिसिएशन कहलाता है। तो वैल्यूएशन के ऊपर एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन दोनों का असर बहुत पड़ता है, और वैल्यूएशन जो है आपका बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। जैसे मैंने पहले कहा कि आपके लिए डिमांड एंड सप्लाई, और यही बात है, डिमांड एंड सप्लाई सबसे ज्यादा प्रभावित करती है एप्रिसिएशन को और डेप्रिसिएशन को। कोई चीज कम होगी, उसकी लोगों को जरूरत ज्यादा होगी, उसकी कीमत अधिक होगी। कोई चीज बहुत अधिक होगी पर लोगों को उसकी जरूरत कम होगी, उसकी कीमत कम होगी। तो ये पर्पस थे बाइंग और सेलिंग प्रॉपर्टीज, रेंट फिक्सेशन, टैक्सेशन, सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन्स, कंपल्सरी एक्विजिशन फॉर कंपनसेशन एंड फॉर द इंश्योरेंस। दीज आर द पर्पस। किस चीज का पर्पस है? ये वैल्यूएशन का पर्पस है। तो आज ये वैल्यूएशन उसके पर्पस पर अभी बात हुई है। हमारा अगला टर्म है ग्रॉस इनकम और नेट इनकम। ग्रॉस इनकम किसी भी तरह से मिलने वाला संपूर्ण आमदनी कहलाता है ग्रॉस इनकम। ग्रॉस इनकम एक वह राशि होती है जिसमें आपको जो भी प्राप्तियां हैं वो संपूर्ण रूप से जुड़ी हुई होती हैं, उसमें सारी चीजें सम्मिलित होती हैं जो आपको प्राप्त हो रही है, वो कहलाती है ग्रॉस इनकम। और नेट इनकम जो आपके हाथ में शेष बचता है। अब इसको कैसे समझते हैं? इसको बड़े आसानी से समझते हैं कि एक व्यक्ति के पास एक दुकान है, उस दुकान का उसको किराया मिलता है 5,000 रुपए। 5,000 रुपए में से वो अपने घर दुकान पर एक किराए का लड़का लगाया हुआ है जिसको वो 2,000 रुपए देता है, और 500 रुपए बिजली का बिल भरता है, 300 रुपए
उसकी दुकान के मेंटेनेंस पे खर्च होते हैं। तो उसकी ग्रॉस इनकम तो है 5,000, लेकिन वो 2,000 रुपए उसकी जेब में तो जाते नहीं है। वो 2,000 किसको देता है? 2,000 वो अपनी दुकान पर काम करने वाले वर्कर को देता है। उसके बाद 500 रुपए वो किसको देता है? 500 रुपए वो अपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल चुकाता है। 300 रुपए वो मेंटेनेंस और जो भी म्युनिसिपल टैक्स होते हैं उसको पे करता है। तो इस तरह से 5,000 रुपए में से उसके 2,000 रुपए उसके वर्कर की पेमेंट पर, 500 रुपए जो है उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए और 300 रुपए मेंटेनेंस के लिए। तो इस तरह से उसके 2,800 रुपए तो खर्च हो जाते हैं। तो वो जो 2,800 रुपए हैं वो कहलाते हैं आउटगोइंग्स, जो कि बाहर जा रही है। यानी कि एक बार फिर समझते हैं इस बात को कि 5,000 रुपए से उसको आमदनी होती है किसी दुकान से, जिसमें से वो 2,000 रुपए अपने यहाँ के वर्कर को देता है, 500 रुपए वो अपने मेंटेनेंस या इलेक्ट्रिसिटी बिल का देता है और 300 रुपए वो टैक्सेशन, इलेक्ट्रिसिटी बिल या जो भी उसके खर्चे हैं म्युनिसिपल टैक्स उसके देता है। इस तरह से 5,000 रुपए में से ये अगर आप घटाएंगे तो ये जो 2,800 रुपए घट जाएंगे। तो 5,000 रुपए तो उसकी नेट इनकम क्या हो जाएगी? ग्रॉस इनकम है 5,000 रुपए, इसमें से आप 2,800 रुपए घटा दीजिए, उसकी नेट इनकम है 2,200 रुपए। अब आप कहोगे साहब उसको मिला तो था 5,000 रुपए, लेकिन ये जो चीजें हैं ये कहलाती हैं आउटगोइंग्स। आउटगोइंग्स तो जो आपके खर्चे निकल गए वो प्राप्त होने के बाद जो राशि शेष बचती है वो कहलाती है नेट इनकम। इसको एक एग्जांपल से और समझते हैं। अगर इसको सर्विस में समझिए कि उदाहरण के तौर पर किसी व्यक्ति को 50,000 रुपए तनख्वाह मिलती है, बोले उसकी ग्रॉस इनकम कितनी है? 50,000 रुपए। 50,000 रुपए में से उसके 2,000 रुपए इनकम टैक्स के कट जाते हैं। उसके बाद उसके अगर उसको शासन ने कोई मकान दे रखा है या उसके नियोक्ता ने कोई मकान दे रखा है तो उसके 1,000 रुपए कट जाते हैं। तो उसके 2,000 वो कट गए, 1,000 रुपए उसका मकान का किराया कट गया, 5,000 उसका फंड का कट गया। तो इस तरह से उसके 8,000 रुपए कट गए। तो 50,000 जो है वो उसकी ग्रॉस इनकम होगी और जो 8,000 कटने के बाद 42,000 उसके हाथ में आएंगे, जिसको आप लोग अभी पास होकर जब नौकरी करोगे तो आप पूछोगे इन हैंड सैलरी। तो उसकी इन हैंड सैलरी क्या हो जाएगी? 42,000। तो जो 42,000 रुपए है वह उसकी नेट इनकम होगी। तो जिस तरह की आउटगोइंग्स चली गई है वो उसकी क्या कहलाती है? बाहर जाने के खर्चों को घटाने के बाद जो भी राशि शेष बचती है वो कहलाती है नेट इनकम। तो आज हमने वैल्यूएशन के कुछ टर्मिनोलॉजी देखी, ग्रॉस इनकम, नेट इनकम, आउटगोइंग्स के बारे में देखा। बाकी आप सारे नोट्स को फॉलो करिएगा। अगले लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर डिस्कस करेंगे और जो टर्म्स छूट गए हैं अभी उस पर डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। आप घर पर रहिए, है ना, सुरक्षित रहिए, बाहर नहीं निकलना है, अपने हाथों को साफ करते रहना है और हमको ही कोविड-19 से फाइट करनी है। ऑल द वेरी बेस्ट, वर्क हार्ड, घर पर रहिए और खूब पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।